फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर अमीज़ निसार और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 1। हम लोग जो है वो अकाउंटिंग का सबसे पहले ब्रीफ जो है वो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसमें हमारे पास अकाउंटिंग क्या चीज़ है, अकाउंटिंग कैसे होती है, अकाउंटिंग को हम कैसे बनाते हैं, कैसे रिकॉर्डिंग है, कैसे अकाउंटिंग की बुक को प्रिपेयर किया जाता है, अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा सबसे पहला जो वर्ड है दैट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बेसिकली क्या है कि अगर मैं इस वर्ड को यहाँ से हटा दूं तो हमारे पास एक वर्ड बनता है काउंटिंग। काउंटिंग मींस किसी भी चीज को काउंट करना, गिनना। लेकिन जब ये अकाउंटिंग AC का वर्ड साथ अटैच होता है, जब वर्ड अकाउंटिंग बनता है तो अकाउंटिंग का मतलब हमारे पास है किसी चीज का अकाउंट्स मेंटेन करना, यानी किसी चीज को काउंट कर गिनना और फिर उसका हिसाब किताब भी रखना। यानी एग्जांपल के तौर पर मैं अगर इस वर्ड की ब्रीफ इंट्रोडक्शन के अंदर जाऊं तो एग्जांपल के तौर पर आपने घर पर एक पार्टी करनी है, उस पार्टी के अंदर आपने एक्सपेंसेस करने हैं, लेकिन इस एक्सपेंसेस खर्चे के रिवर्स आपके पास कुछ बजट होना चाहिए इनकम। एग्जांपल के तौर पर मैंने डिसाइड किया कि घर पर एक बर्थडे पार्टी है, उस बर्थडे पार्टी के लिए मैंने एस्टिमेट रखा कि मेरे पास 5000 रुपए का जो है ना एक बजट है। उस 5000 रुपए में से मैंने खर्चे करने हैं और उस 5000 रुपए में से खर्चे करने के बाद मैंने ये देखना है कि मेरे पास पैसे बच गए हैं या मेरा ज्यादा खर्चा हो गया। एग्जांपल के तौर पर आपने बर्थडे पार्टी के लिए जो है वो केक परचेज किया, ठीक है, 1000 का, बॉटल आपने परचेज कर ली 500 की। इसी तरह आपने कोई खाना जो है वो ले लिया, उसके लिए 2000 का। इसी तरह कुछ डेकोरेशन जो है वो आपने कर ली, उसके लिए 1000 की। अब ये सारे एक्सपेंसेस करने के बाद आपने यहां पर ये देखना है कि आपके पास पैसे ज्यादा लग गए या कम लग गए। एग्जांपल के तौर पर मैं स्टार्ट करता हूं 1500, 2000 एंड 1000, ये टोटल हमारे पास बनता है 4500। यहां पर आपके पास जो इनकम है वो है 5000। इसका मतलब 5000 में से 4500 लेस करके आपने जो 500 रुपए बचा लिए हैं वो आपकी रिमेनिंग जो है वो इनकम है। यानी नॉर्मल लाइफ के अंदर मैं इसको रिमेनिंग कहूंगा, अकाउंटिंग की सेंस में मैं इसको प्रॉफिट कंसीडर करूंगा कि 5000 एक्सपेंसेस के लिए हमने रखे थे इनकम के तौर पर और जो एक्सपेंसेस हुए वो 4500 के हुए, तो रिमेनिंग हमारे पास जो है वो 500 रुपीस जो बचे हैं दैट इज प्रॉफिट। अब ये नॉर्मल लाइफ के अंदर अकाउंटिंग किस तरह है कि हमारे पास हर चीज के अंदर हम लोग अकाउंटिंग जो है वो अप्लाई करते हैं। आम लाइफ के अंदर भी, घरेलू खर्चात के अंदर भी, बिजनेस के अंदर भी, कोई भी कारोबार हो, अकाउंटिंग में हमारे पास कोई भी कारोबार है, वो कारोबार किसी छोटे लेवल से लेकर है या वो बड़े लेवल पर है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, उसमें सब में अकाउंटिंग जो है वो अप्लाई होती है। अकाउंटिंग यहां पर हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के असूल। यानी पार्ट 1 के अंदर हमारे पास बेसिक बुक्स है, तो बेसिक बुक के अंदर जब हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है तो उसमें अकाउंटिंग अप्लाई करती है तीन चीजों से रिलेटेड। एक है बिजनेस, एक है बिजनेसमैन और नंबर थर्ड है हमारे पास अकाउंटेंट। अब ये तीन चीजें हैं जो कि अकाउंटिंग को मेंटेन कर रही हैं। बिजनेस को बिजनेसमैन स्टार्ट करता है, कारोबारी आदमी से अटैच है। बिजनेस को रन करने के लिए बिजनेसमैन तो खुद है, लेकिन अकाउंटेंट वो पर्सन है जिसने बिजनेस को मेंटेन करने के लिए जो अकाउंट मेंटेन करना है दैट इज अ पर्सन अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट का ही काम है इस बिजनेस का प्रॉफिट निकालना और इस बिजनेस का लॉस फाइंड आउट करना। यानी अकाउंटेंट का मेन काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करता है। ये तीन एलिमेंट है जिसके इर्द-गिर्द अकाउंटिंग सर्कुलेट करती है। अब अकाउंटिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके हेड्स पढ़ने पड़ेंगे, जिसे मैं नाम देता हूं 5 हेड्स ऑफ अकाउंटिंग। 5 हेड्स ऑफ अकाउंटिंग इस तरह है, जिस तरह किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उसकी बेस जरूरी है, इसी तरह अकाउंटिंग को पढ़ने के लिए इसके 5 हेड्स जरूरी हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं कहता हूं मुझे इंग्लिश सीखनी है और इंग्लिश के लिए मुझे सबसे पहले बेसिक क्या करना पड़ेगा, टेंसेस सीखने पड़ेंगे। यानी अगर मैं किसी एक टेंस को स्किप करता हूं तो मेरे पास इंग्लिश कंप्लीट नहीं होती। मैं कहता हूं मैंने मैथ सीखना है, मैथ से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टेबल जो है वो याद करने पड़ेंगे। टेबल, पहाड़े, जो टेबल है वो मुझे याद जब करने हैं तो मुझे कंप्लीट याद करने ताकि मैं मैथ की फॉर्म को प्रिपेयर कर सकूं। इसी तरह अकाउंटिंग में हमारे पास है 5 हेड्स ऑफ अकाउंटिंग। 5 हेड्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास सबसे पहले है
एसेट्स असासा जात, इसको भी हम डिटेल में पढ़ते हैं। सिंपल मीनिंग के अंदर बिजनेस के अंदर कोई भी एक ऐसी चीज जिसका बिजनेस कारोबार मालिक होगा। नंबर 2 लायबिलिटीज, मैं भी इसकी डिटेल भी बता देता हूं। जिम्मेदारियां, नंबर 3 कैपिटल, जिसे ऑनर्स इक्विटी भी कहा जाता है, सरमाया। नंबर 4 एक्सपेंसेस है, अखराजात। नंबर 5 इनकम, जिसे रेवेन्यू भी कहा जाता है, आमदनी। सबसे पहले आते हैं एसेट्स के ऊपर। एसेट्स कहा जाता है सासाजात को, हमारी मलकियत में वो सारी चीजें जिसके हम अकेले मालिक हैं, यानी जो कारोबार की मलकियत में शामिल है। जैसे कारोबार के लिए बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, अगर कोई ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है तो ट्रक्स वगैरह हैं, ये सारी चीजें जो है वो एसेट्स के तौर पर असासाजात के तौर पर यूज की जाती है। नंबर 2 है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में हमारे पास जिम्मेदारियां हैं, कारोबार की वो सारी जिम्मेदारियां जो उसने आउटसाइडर्स को पे करनी, यानी हमारे पास लायबिलिटीज में ये कंसीडर किया जा सकता है कि अगर एक बंदे ने बिजनेस से लोन लिया हुआ है तो हमने उससे बिजनेस से रिटर्न लेना है, लेकिन अगर इस सूरत में अगर हमने कारोबार ने किसी से लोन ले लिया है तो वो कारोबार का रिटर्न वापस करना उसकी जिम्मेदारी है। इसी तरह अगर बिजनेस के अंदर आप उधार पर चीजें परचेज कर लेते हो तो जब आपने चीजें उधार पर परचेज की है तो उसके पैसे भी आपको वापस करने हैं, तो जो वापस आपने करना है वो आपकी जिम्मेदारी है। नंबर 3 कैपिटल। कैपिटल कारोबार के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, सरमाया। कोई भी बिजनेस जो है वो कारोबार के पैसे के बगैर स्टार्ट नहीं किया जा सकता। इसी तरह कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी कारोबार है वो आपने स्टार्ट करना तो सबसे पहले आपके पास एक अमाउंट अवेलेबल होनी चाहिए। वो अमाउंट आप फिक्स अमाउंट कह सकते हो, किसी से लोन लेकर ले सकते हो, किसी अपने आप से इन्वेस्ट कर सकते हो, कैपिटल के तौर पर होगी। नंबर 4 हमारे पास आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस है अखराजात। अब कोई भी कारोबार है, कोई भी चीज है, आप तो ये नहीं कह सकते कि आप बिजनेस करोगे और खर्चे ना हो। कारोबार में जब तक एक्सपेंसेस नहीं किए जाते आप अपनी इनकम गेन नहीं कर सकते, एक्सपेंसेस जरूरी है। नंबर 5 पर आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकम एंड रेवेन्यू। कारोबार किया ही इसलिए जाता है कि हम इनकम कमा सकें, आमदनी कमा सकें, रेवेन्यू कमा सकें। अब अगर किसी कारोबार में इनकम और रेवेन्यू नहीं है तो वो लंबे समय तक तो सरवाइव नहीं कर सकता, इसलिए ये पार्ट भी हमारा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे एसेट्स की। एसेट्स का मतलब तो हमने जान लिया कि एसेट्स हमारे पास है कोई भी एक ऐसा एसेट जो कि कोई भी एक ऐसा फिक्स एसेट या करंट एसेट, कोई भी एक ऐसा एसेट जो बिजनेस की मलकियत है, यानी कि एसेट्स में हमारे पास सबसे पहले दो काइंड हैं। एक हमारे पास है रियल एसेट्स और दूसरा हमारे पास है फिक्टिशियस एसेट्स। रियल एसेट्स ऐसा एसेट जिसकी मार्केट वैल्यू है और फिक्टिशियस एसेट्स ऐसा एसेट जिसकी मार्केट वैल्यू नहीं है। रियल एसेट्स की फर्दर दो काइंड हैं, एक को कहा जाता है फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा हमारे पास है करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स वो वाला एसेट जिसकी लाइफ उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा हो, अकाउंटिंग पीरियड क्योंकि 1 साल का मेंटेन किया जाता है, यानी 365 दिन का नफा और नुकसान निकाल कर फिर दोबारा से कंटिन्यू किया जाता है, लॉन्ग टर्म चलता नहीं रहता, 1 साल का उसका अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। अगर किसी एसेट का बेनिफिट, यानी अगर मैंने कोई मशीन बाजार से परचेज की और कंपनी ने मुझे उसकी वारंटी दी 1 साल से ज्यादा की, तो वो मेरे पास हो जाएगा फिक्स्ड एसेट। और कोई भी एक ऐसा एसेट जिसका बेनिफिट आपको शॉर्ट पीरियड के लिए, थोड़े से के लिए, दैट इज करंट एसेट। फिक्स एसेट्स के अंदर हमारे पास दो आते हैं, एक कहा जाता है टेंजिबल एसेट्स और एक है इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स ऐसा एसेट जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, यानी एग्जांपल के तौर पर कि कोई भी एक ऐसा एसेट जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिस्मानी हालत मौजूद हो, अगर ये बिल्डिंग मेरे पास है तो वो मेरा टेंजिबल एसेट है। इनटेंजिबल एसेट इसके उलट हो जाएगा कि कोई भी एक ऐसा एसेट जिसकी
जिस्मानी हालत ना हो लेकिन फिर भी वो कारोबार को फायदा पहुंचा रहा हो। इसमें हमारे पास गुडविल है, किसी चीज का फेमस होना है, काफी सारी चीजें वो भी हम डिटेल में पढ़ लेंगे। करंट एसेट्स के अंदर हमारे पास दो एसेट्स आते हैं, एक को कहा जाता है लिक्विड या क्विक एसेट्स और दूसरा हमारे पास है सर्कुलेटिंग एसेट्स। लिक्विड और क्विक, लिक्विड वैसे कहा जाता है पानी की फॉर्म को, लिक्विड यहां पर है बिजनेस में जाहिर सी बात है पैसा पानी कंसीडर किया जाता है। अब यहां पर हमारे पास क्विक एसेट्स एक ऐसा एसेट जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाए। एग्जांपल के तौर पर मेरे पास अगर 5000 रुपीस है दैट इज माय लिक्विड एसेट, लेकिन अगर मेरे पास एक डेबिट कार्ड है, एटीएम डेबिट कार्ड है, मैं कार्ड एंटर करूंगा पैसे बाहर यानी क्विक एसेट्स में कन्वर्ट कर सकता हूं या कोई भी एक ऐसी चीज जो मार्केट में सेल आउट करके फौरन से पैसे रिसीव कर सकता हूं दैट इज क्विक एसेट्स। सर्कुलेटिंग एसेट ऐसा एसेट जो सर्कुलेट करता है, सर्कुलेट मींस वो पहले नहीं बन के एग्जांपल के तौर पे प्राइस नहीं बन के है, आपने मुझे इसकी कॉस्ट पे की है तो उस कॉस्ट को पे करने के बाद प्राइस मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया दैट इज क्विक एसेट्स में सर्कुलेट कर जाएगा मेरा एसेट क्विक में या वो कैश में कन्वर्ट होकर सर्कुलेट हो जाएगा। ये 8 काइंड्स है एसेट्स की जिनमें एसेट्स को जो है कंप्लीटली तौर पर डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रियल एसेट्स की। अब रियल एसेट्स की कोई एग्जांपल नहीं है, अभी फिल वक्त नहीं है, क्यों नहीं है वो मैं बता देता हूं। रियल एसेट्स निकला है फिक्स एसेट्स से और फिक्स एसेट्स की भी यहां पर एग्जांपल नहीं है अभी फिल वक्त, वो क्यों नहीं है वो भी मैं रीजन बता देता हूं। यहां पर हमारे पास है टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल वो जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है, मशीन, मोटर कार, ये सारे हमारे पास ऐसे एसेट हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब मैंने ऊपर रियल एसेट और फिक्स एसेट की आपको कहा कि अभी फिर में कोई एग्जांपल नहीं है। उसकी रीजन ये कि अगर मैं इस मशीनरी को ही लेता हूं, मशीनरी मेरा टेंजिबल एसेट है और अगर मैं इसको बेचकर पैसे लूं तो जाहिर सी बात है कि ये अगर मैं परचेज करता हूं तो इसका बेनिफिट मुझे नंबर से के लिए है, तो जो एसेट्स नंबर से के लिए बेनिफिट देगा तो वो एसेट्स क्या कहलाएगा फिक्स एसेट। और अगर मैं इसको सेल आउट करके मार्केट से पैसे ले लूं तो वो मेरे पास कौन सा होगा रियल एसेट यानी इसकी कोई मार्केट वैल्यू हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं टेंजिबल एसेट्स की बात करूं तो टेंजिबल में से किसी एक को भी उठाऊं तो वही हमारे पास रियल एसेट्स है और वही हमारे पास फिक्स है। इसी तरह इनटेंजिबल के अंदर गुडविल है, कॉपीराइट है, किसी बिजनेस को आपने परचेज कर किया यानी किसी चीज का लिखा हुआ राइट है वो आपके पास है, फिर पेटेंट्स है, कोई फार्मूला है, कोई इजाद है, इस तरह का एक्सेट्रा। ये हमारे पास एसेट्स के अंदर आता है यानी रियल एसेट्स के अंदर। नेक्स्ट वन हमारे पास है करंट एसेट जिसके अंदर हमारे पास लिक्विड और क्विक एसेट्स आ जाएंगे और सर्कुलेटिंग आ जाएंगे। इसमें हमारे पास है कैश इन हैंड, हमारे पास जो पैसे हैं कैश एट बैंक, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस जैसे हमारे मोबाइल सिम्स है, हम अपने मोबाइल सिम्स के अंदर जो है वो इजी लोड ऐड करते हैं या कार्ड लोड करते हैं तो कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस जो हम एडवांस में पे कर देते हैं वो हमारा एसेट कंसीडर होता है। इस तरह ये एसेट्स की डिटेल है जिस डिटेल के मुताबिक हम ये सीख सकते हैं कि एसेट्स की फॉर्म में क्या क्या चीज आती है। इसको जब आप डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके फर्दर पूरी अकाउंटिंग के अंदर वो अकाउंटिंग किसी भी स्टेप की हो, किसी भी बुक के अंदर हो, किसी भी राइटर की हो, एसेट्स की फॉर्म यही रहेगी इंटर लेवल टू आउटवर्ड जो भी लेवल होगा हमारे पास जितने भी एसेट्स की फॉर्म है सब सेम रहेगी, कोई एसेट्स की फॉर्म चेंज नहीं होगी। इसी तरह अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास है लायबिलिटीज का। लायबिलिटीज में नंबर 2 लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज हमारे पास है जिम्मेदारी।
कोई भी एक ऐसी अमाउंट जो हमने किसी बिजनेस से हटकर आउटसाइडर्स को पे करनी है वो हमारे पास जिम्मेदारी है। जैसे हमारे पास फिक्स एसेट्स है वैसे हमारे पास फिक्स लायबिलिटीज है जिसे हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी कहते हैं। इसी तरह करंट लायबिलिटीज है जिसे हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज भी कहते हैं। अब यहां पर जैसे फिक्स एसेट था जिसका फायदा 1 साल से ज्यादा हो तो वो फिक्स एसेट कंसीडर होता है। इसी तरह कोई भी एक ऐसी लायबिलिटी जो आपने एक कंप्लीट लॉन्ग पीरियड के बाद आपने किसी को पे करनी है यानी 1 साल से ज्यादा, इसमें आपके पास आ जाएगा लॉन्ग टर्म लोन। उसके बाद एक वर्ड है डिबेंचर, बिजनेस में कर्जा लिया जाता है उसको कहा जाता है एक्सेट्रा। यानी कोई भी एक ऐसी अमाउंट जो आपने कंप्लीट 1 ईयर के बाद आपने पे करनी है वो आपके पास फिक्स या लॉन्ग टर्म होगी। करंट लायबिलिटीज के अंदर आपके पास क्रेडिटर्स हैं, वो लोग जिनको आपने उधार पैसे देने हैं, बिल पेबल है जिनकी पेमेंट आपने करनी है। इसी तरह आपके पास वहां पर एसेट्स में आपके पास था प्रीपेड, यहां पर वर्ड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने इस्तेमाल करनी है लेकिन अभी तक अदा नहीं किए। जैसे हमारे घर के अंदर बिजली का बिल आता है तो बिजली के बिल के अंदर जितनी अमाउंट होती है वो सारी की सारी अमाउंट हम यूज कर चुके होते हैं। जो बिल आता है वो यूज की हुई अमाउंट का होता है, वो हमारी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कंसीडर होता है। नंबर 3 हमारे पास आता है कैपिटल। कैपिटल सरमाया ऑनर्स इक्विटी। सबसे पहले इसकी 2 काइंड्स हैं, इसकी कोई एग्जांपल नहीं है। एक हमारे पास आता है इंटरनल और नंबर 2 है एक्सटर्नल। इंटरनल कैपिटल जो मैं खुद इन्वेस्ट करूंगा, मेरा बिजनेस है तो मैंने खुद इन्वेस्ट किया, जो बिजनेस के लोग हैं वो खुद इन्वेस्ट करेंगे। और एक्सटर्नल कैपिटल के अंदर जो बाहर से लोगों से इन्वेस्ट किया जाएगा जिसमें शेयर्स वगैरह आ जाते हैं, डिबेंचर्स की कॉस्ट है, इसके अंदर काफी सारी चीजें जो कि बाहर के लोगों से इन्वेस्ट करवाई जाती है। इसमें हमारे पास नंबर 4 पर अब आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हमारे पास है अखराजात। अब कोई भी कारोबार है उसके लिए अगर आपने खर्चे नहीं किए तो कारोबार डामाडोल ही रहेगा। एग्जांपल के तौर पर एक सब्जी वाला है, वो रेडी पर सब्जी बेच रहा है। अब जब वो सब्जी बेच रहा है तो उसे शॉपिंग बैग का खर्चा बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब एग्जांपल ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो सबको जो सब्जी सेल कर रहा है वो घर की टोकरियों में देगा, घर से टोकरी लानी पड़ेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी उसको जब भी कोई बिजनेस करना है तो उस बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस करना पड़ना है। रेडी का एक्सपेंस है, वो आपके पास जो है वो शॉपिंग बैग का एक्सपेंस है, एक्सपेंस किसी भी नेचर के हो सकते हैं, वो बिजनेस में आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एक्सपेंसेस की 2 काइंड्स हैं। एक मेरे पास है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरा मेरे पास है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास वो एक्सपेंसेस हैं जो कि चीजों की प्रोडक्शन या चीजों के परचेज करने से रिलेटेड होंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस वो वाले एक्सपेंस जो चीजों की प्रोडक्शन या चीजों के परचेज करने से रिलेटेड होंगे, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो जो चीजों को सेल करने और बिजनेस को प्रमोट करने से रिलेटेड होंगे। डायरेक्ट में जैसे वेजेस है, चीजों को बनाने के लिए मजदूरी, कैरेज, इनवर्ड है, चीजें लाने का किराया, फ्रेट इनवर्ड है, कैरी और फ्रेट में फर्क है। कैरी छोटी गाड़ी का किराया है, फ्रेट हवाई जहाज, हवाई जहाज, रेलगाड़ी वगैरह का किराया है। कस्टम ड्यूटी एयरपोर्ट पे जो हम पे करते हैं, इसी तरह फैक्ट्री का रेंट है। ये सारे वो एक्सपेंसेस हैं जो चीजों को बनाने के लिए या चीजों को परचेज करने के लिए हम करते हैं। काफी सारे एग्जांपल्स हैं, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, आगे डिटेल में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चीजों को सेल करने के लिए और बिजनेस को प्रमोट करने के लिए किए जाते हैं। हमारे पास वहां पर चीजें बनाने के लिए वेजेस है, तो यहाँ पर सैलरीज है। यहाँ पर हमारे पास है कैरेज आउटवर्ड, चीजें बाजार से मंगवाने के लिए यानी रॉ मटेरियल वगैरह मंगवाने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस हम करेंगे वो हमारे पास कैरेज इनवर्ड कंसीडर होगा। लेकिन जब चीजें बन जाएंगी उनको मार्केट में सेल आउट करने के लिए जितना हम किराया पे करेंगे वो कैरेज आउटवर्ड कंसीडर होगा। इसी तरह हमारे पास फ्रेट आउटवर्ड है, फिर उसके बाद ऑफिस का रेंट है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस काफी किस्म के हैं। उसके बाद इसमें डेप्रिसिएशन है,
बैंक चार्जेस हैं, बैंक से जितना भी लेन देन करेंगे। फिर इसी तरह बैड डेट्स हैं, जो लोग हमारे पैसे लेकर भाग जाएंगे। फिर इसमें कमीशन है, फिर डिस्काउंट है, काफी सारी चीजें जो कि इसमें वन बाय वन आगे डिटेल में हम लोग इसके बारे में पढ़ते जाएंगे। नंबर 5 हमारे पास लास्ट आता है इनकम या रेवेन्यू, बिजनेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे कारोबार में आगे फ्यूचर में सरवाइव करना है। अब इनकम और रेवेन्यू भी हमारे पास दो तरह का है, एक है हमारे पास डायरेक्ट इनकम और एक है हमारे पास इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम हमारे पास एक ऐसी इनकम जो डेली रूटीन में होगी और डेली रूटीन में जस्ट एक सेल ही होती है, इसके साथ हम एक्सेट्रा का वर्ड भी नहीं लिख सकते क्योंकि सेल जस्ट एक डायरेक्ट इनकम है जो कि डेली बेसिस पर होगी। डेली रूटीन से हटकर जो इनकम्स होंगी वो हमारे पास इनडायरेक्ट है, जैसे कमीशन रिसीव कभी कभार होनी है, ठीक है। उसके बाद सैलरीज रिसीव आफ्टर 1 मंथ, उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव। फिर यहां पर था बैड डेट्स, जो लोग आपके पैसे लेकर भाग जाएंगे वो बैड डेट्स में कंसीडर होगा, लेकिन अगर वो बैड डेट्स रिकवर हो जाते हैं यानी वो लोग अगर पैसे हमें वापस कर देते हैं तो वो हमारी इनकम में कंसीडर होगा, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर हम किसी चीज को भी एज डैल नहीं कर सकते, हमें उसे रेक्टिफाइड करना पड़ता है, या आगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर भी आएगा। आज हमारे पास एक अकाउंटिंग का कंप्लीट ब्रीफ इंट्रोडक्शन था जो कि इंट्रोडक्शन लेक्चर्स के तौर पर मैंने आप लोगों को कंप्लीट डिटेल में बताया, जिसमें हमारे पास 5 फैक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग का मतलब क्या है ये समझाया। इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारे पास ये होगा कि हम लोग इसके बेसिक रूल्स पढ़ेंगे जो कि बिजनेस की अकाउंटिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए कहा जाता है, जिसमें हम लोग सारी डिटेल इसी को अप्लाई करेंगे। लेकिन अकाउंटिंग को सीखने के लिए अगर किसी बंदे की बेस कंप्लीट नहीं है तो वो अकाउंटिंग सीख नहीं सकता। अकाउंटिंग के लिए आपका कॉन्सेप्ट इस लेवल के ऊपर कंप्लीट होना चाहिए ताकि आप फर्दर जो है उसमें कंप्लीट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।